नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 5 औरतों ने बदली दुनिया। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे सीटेट के पेपर में और आपकी कक्षा के पेपर में कि औरत ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए, व्यवसाय प्राप्त करने के लिए, समानता प्राप्त करने के लिए कितने संघर्ष किए, उसके बाद उनको ये समानता के अवसर मिले, रोजगार के अवसर मिले, शिक्षा के अवसर मिले। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। कि जो उनकी कक्षा के विद्यार्थी थे ना, उन्होंने क्या करा कि नर्स के रूप में तो ज़्यादातर महिलाओं के वो बनाए कि भाई नर्स बनेंगी तो महिला बनेंगी, पायलट बनेंगे तो पुरुष बनेंगे। तो ऐसे चित्र बनाए। ऐसे चित्र साधारण तौर पर जो होती हैं कि वो धारणाएं बता रहे थे कि भाई लोगों के माइंड में ये धारणाएं रहती हैं कि लड़कियां हैं तो ये सब कुछ संभाल सकती हैं, घर जैसे घर संभालती हैं इस तरीके से नर्स का कार्य अच्छा कर सकती हैं, और लड़कियां जो हैं वो पायलट नहीं बन सकती हैं। इस परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है कि इसे परिवार की भूमिकाओं के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियों महिलाओं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। तो उन्होंने पहले मान लिया कि भाई महिलाओं के पास तकनीकी जो कार्य होते हैं वो करने की क्षमता नहीं होती। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और परीक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिल पाता है। कि बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनमें काबिलियत तो होती है लेकिन उनको उतना सहयोग नहीं मिल पाता कि वो डॉक्टर या इंजीनियर या कुछ भी बन सके। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वह अपने शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान ले। कि मतलब कि जैसे उनकी स्कूली शिक्षा पूरी हो जाती है तो उनको ये कहा जाता है कि भाई शादी ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे हम उदाहरण देखेंगे। हरियाणा राज्य के जिला फतेहाबाद के बहुत छोटे से वे पिछड़े गांव डांडी मियाँ खान की केवल 7वीं कक्षा पास 32 साल की सुषमा भानु जून 2010 में गांव की सरपंच बनी। जो सुषमा भानु जून 2010 में गांव की जो सरपंच बनी थी, इन्होंने क्या करा था गांव में, इन्होंने घूंघट की जो प्रथा थी उसको हटा दी। उन्होंने कहा कि मैं घूंघट को अपने काम में बाधा मानती हूँ, और इन्होंने घूंघट लगाने से मना कर दिया, जिससे कि और भी महिलाएं जो थी वो भी प्रेरित हुई। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वहाँ पे घूंघट महिलाओं ने रखना हटा दिया। ये समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सभी बच्चों को अपने चारों ओर और दुनिया के दबावों को सामना करना पड़ता है। कभी ये दबाव बड़ों की अपेक्षा के रूप में भी होता है तो कभी ये हमारे अपने मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा होता है। मतलब ये जो दबाव होता है ना, बहुत से दबाव होते हैं, लड़कों के ऊपर भी होता है, लड़कियों के ऊपर भी होता है। कि लड़कों के ऊपर ये होता है कि भाई तुम लड़के हो तो तुम्हें यही करना पड़ेगा। अगर मान लो किसी लड़की का पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका किसी काम में सीखने में इंटरेस्ट है, तो वो लड़के होके तुम ये काम कर रहे हो, उसके माता माता पिता या जो उसके बड़े होंगे उसको वो डांटेंगे, और जो उसके मित्र होंगे वो उसको चिढ़ाएंगे। तो दबाव हमें कई कारणों से देखने को मिल जाता है। रूढ़ियों को तोड़ना। रेल का इंजन आदमी चलाता है। झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लकार ने इस धारा को रुख बदल दिया। कि 27 वर्ष की जो महिला थी ना लक्ष्मी ने, उसने क्या करा, लक्ष्मी लाकार ने इस धारा का रुख बदल दिया कि महिला ही केवल रेल चला मतलब पुरुष ही केवल रेल चला सकते हैं तो महिला भी रेल चला सकती हैं। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों व जिम्मेदारियों में भी हाथ बटाती थी। और कड़ी मेहनत के बाद, लगातार मेहनत के बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो रेलवे की परीक्षा में पहली बार बैठी और पहली बार परीक्षा में ही वो पास हो गई। लक्ष्मी कहती है मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है, और जैसे ही कोई ये कहता है कि ये फलाना काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उसे करके रहती हूँ। मतलब कि इनके जीवन में ये था कि इनको ये लगता था कि भाई इनको क्या, बहुत सी लड़कियों को अभी भी लगता है कि भाई तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तो लड़कियां क्यों नहीं कर सकती उस काम को। तो यहाँ पे ये चीज़ बताने की कोशिश की गई। हम आते हैं फिर दबाव के बारे में। दबाव आपको लड़के और लड़कियों दोनों पे भी दिखाई दे सकता है। जैसे कि बहुत से लड़के होते हैं, उनका किसी विषय को पढ़ने का मन करता है तो माँ बाप कहते हैं नहीं तुम लड़के हो, तुम इस विषय को पढ़ो। ये भी आगे हम पढ़ेंगे, जिसमें उन्हें वेतन मिले
यदि वह दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते तो उन्हें चिढ़ाया जाता है, धौंस दी जाती है। परिवर्तन के लिए सीखना, स्कूल जाना आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे स्कूलों में हर साल अधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है, तो आज हमारे लिए कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना बहुत ही बड़ी समस्या होती थी। अगर हम अतीत की ओर चलें तो उस समय क्या होता था, स्कूल एक आध ही बच्चे जा पाते थे, और खासकर लड़कियां तो बिल्कुल नहीं। ये आप पिक्चर जो देख रहे हैं एक पिता की एक बच्चे की, वो बच्चा कहता है पिताजी से कि पिताजी मुझे इतिहास पढ़ना है। उसके पिताजी कहते हैं नहीं, तुम विज्ञान और गणित पढ़ो, उसके बाद तुम कंप्यूटर सीख लेना, उसके बाद तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। वो बच्चा बेचारा वो दब के रह जाता है, जबकि उसको पढ़ने का कोई मन नहीं होता उस विषय को। स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है, परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति भी खराब थी। उन समाजों में जहाँ लड़कों को पढ़ाने लिखाने सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक का भी ज्ञान नहीं था। यहाँ तक कि उन परिवारों में जहाँ कुम्हारी, बुनकर और हस्तकला सिखाई जाती थी, ये धारणा थी कि लड़कियां औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्री मट्टी एकत्रित करती है, बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती है। तो इसमें ये समझाया भाई कि स्कूल जाना और पढ़ना उस समय बहुत ही पहुंच से बाहर था, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते थे जो बड़े बूढ़े होते थे ना, उनके बुजुर्ग होते थे, उनसे ही काम सीख लिया करते थे। खासकर उनसे ही काम सीखकर वो वही काम करते थे, और खासकर जो लड़कियां होती थी उनको तो इससे भी ज़्यादा स्थिति खराब थी, क्योंकि उनको लड़कों को पढ़ना लिखना तो सिखाया तो जाता था, लेकिन लड़कियों को तो अक्षर तक का भी ज्ञान नहीं था कि भाई वो अक्षर भी पढ़ सके। अभी हम देखेंगे जैसे कुम्हारी, बुनकर, वस्त्र बुनना और हस्तकला सिखाई जाती थी। लड़कियों को ये सब सिखाया जाता था कि भाई तुम लड़की हो, वस्त्र बुनना सीख लो और हस्तकला सीख लो, तो ये सब तुम्हारा काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए मान लो कुम्हार के घर में देखो, जो स्त्री रहती थी वो मिट्टी इकट्ठी करके लाती थी, उस मिट्टी को तैयार करती थी। चूंकि वो चाक नहीं चलाती थी, इसलिए उसे कुम्हार नहीं माना जाता था। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में एक नई विचार ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्हें स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तभी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि शिक्षा के बारे में नई विचारधारा ने जन्म लिया। अब वे समाज जिन्हें स्वयं खुद भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। ऐसे में क्या था कि लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत विरोध हुआ कि भाई लड़कियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। फिर महिलाओं ने, स्त्री और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। हम कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे अभी। जैसे हम इसमें पढ़ते हैं रामाबाई के बारे में सीटेट के पेपर में पूछ लिया जाता है, आपके कक्षा के पेपर में भी पूछ लिया जाता है। रामाबाई अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई। अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई है कि उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई है, या काफ़ी बार सीटेट के आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। वह संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। उस समय औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तो यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी कि उन्होंने, मतलब औरतों जो उस टाइम पे जो थी, उनको ये भी ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी कि भाई तुम शिक्षा का अक्षर भी जान सकती हो। उन्होंने 1898 में पुणे के खास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया। ये भी पूछा जाता है कि उन्होंने एक मिशन स्थापित किया जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने के लिए शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, छापाखाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में लड़कियों को कम ही सिखाई जाती हैं। तो इन्होंने क्या करा कि एक तो इन्होंने खुद भी पढ़ाई करी, ठीक है, उसके बाद इन्होंने लड़कियों के जीवन में, जहाँ पे विधवाओं, स्त्रियों, गरीब औरतों को पढ़ने लिखने की, स्वतंत्रता होने की शिक्षा दी जाती थी, और इन्होंने ऐसी भी कुशलताओं, व्यवसाय का भी प्रबंध करवाया ताकि इनके जीवन में क्या हो सके, सुधार हो सके। आइए हम रास सुंदरी देवी का अनुभव पढ़ें। जो रास सुंदरी देवी थी ना, 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी।
राजसुंदरी देवी जो थी, ये पूछ लिया जाता है यहाँ से कि इन्होंने कौन-सी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी, तो बांग्ला भाषा में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। जीवॉन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा थी। राजसुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। कि ये जो लाइन है ना, अमार जीवोन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा थी, काफ़ी बार ये पेपरों में पूछा जाता है। अब राजसुंदरी जो थी वो एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि भई जो स्त्रियाँ पढ़ती हैं ना, वो पति के लिए दुर्भाग्य लाती हैं, वो विधवा हो जाती हैं, दुनिया भर का ये सब आडंबर था। वो क्या करती थीं, वो रोज़ सुबह उठती थीं और आधी रात हो जाने के बाद अपने काम में लगी रहती थीं, बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय केवल वो 14 वर्ष की थीं। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपी, उनके मन में एक अभिलाषा पनपी कि मैं पढ़ना सीखूँगी। फिर वो और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूँगी। मैं अभागी थी, उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं भी अपने विचारों को विरोध करने लगी कि भई मैं क्यों नहीं पढ़ सकती हूँ। फिर यहाँ पे देखेंगे आप रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लेड का उनका सपना। कि यहाँ पे रुकैया साकत हुसैन क्या है, एक धनी परिवार में पैदा हुई जिसके पास बहुत ज़मीन थी। यह भी उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। मतलब कि अंग्रेजी जो पढ़ना होता था ना, उस समय ऐसा समझा जाता था कि भाई ये लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख लिया। आगे जाकर वो एक लेखिका बनी। 1905 में जब वो केवल 25 वर्ष की थी, तब अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्हें एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। कि उन्होंने अपनी कहानियों में जो सुल्ताना थी उनके बारे में जो स्वप्न लिखा, उसमें एक ऐसी आज़ाद स्त्री के बारे में लिखा जिसे हम पढ़ेंगे आगे। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी जो लेडी लेड नाम की एक जगह पहुंची थी। लेडी लेड ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती और हाईवे कार चलाती। लेडी लेड में पुरुष की आक्रामक बंदूक और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक स्थिति से हरा दिए जाते, पुरुष को अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते। सुल्ताना सुल्ताना लेडी लेड्स में अपनी बहन सहारा के साथ यात्रा पर जाती। तभी उसकी आंखें खुल जाती और उसे पता चलता कि ये तो केवल स्वप्न था। तो यहाँ पे इनके जो सपने थे, इन्होंने जो स्वप्न देखा था वो एक ऐसी स्त्री के बारे में देखा था जो आज़ाद थी, जो कुछ भी कार्य कर सकती थी, जो कार चला सकती थी, जो पढ़ सकती थी, आविष्कार कर सकती थी और उसे किसी भी तरह से कोई रोक टोक नहीं थी। अकवत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज, कार चलाने का सपना देख रही थी जब लड़कियों को स्कूल जाने तक की अनुमति नहीं थी। इस तरह से शिक्षा ने रुकैया के जीवन में क्या था, बड़ा बदलाव लाया। उनकी जो सोच थी वो बहुत ही खुली सोच थी कि भाई स्त्रियां भी वो कार्य कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं, स्त्रियां भी कार चला सकती हैं, स्त्रियां भी हवाई जहाज चला सकती हैं। उनकी शिक्षा ने उन्हें सपने देखने और लिखने की शक्ति ही नहीं वरन उससे भी अधिक करने की शक्ति दी। उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी जो क्या है, आज भी वो वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है। तो ये लाइन भी ज़रूरी है। बाद में दिन के समय जब रसोई में बैठी और भोजन बना रही थी तो मैंने अपने पति को, यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो राजसुंदरी देवी के बारे में बताया जा रहा है कि बाद में दिनों के समय जब रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी तो उन्होंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहता हुआ सुना कि मैंने अपनी चैतन्य भागवत छोड़ी है, जब मैं इसे मांगूंगा तुम मुझे दे देना। वह पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब वो पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से क्या करा, उसका एक पन्ना निकाल लिया। जो रास देवी सुंदरी थी उन्होंने क्या करा, उसका एक पन्ना निकाल लिया। जब वो पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल और सावधानी से उसे छुपा दिया। देखो उस समय शिक्षा प्राप्त करना कितना मुश्किल कार्य था कि वहाँ पे स्त्रियाँ सामने से पढ़ भी नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ पे ऐसी सोच थी कि भाई स्त्रियाँ पढ़ेंगी तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्रों पे लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उससे भी मैंने एक छिपा दिया
जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षर को मिलान अपने याद किए हुए अक्षरों से करती। मैं उन सब शब्दों को मिलान करने की कोशिश करती जो दिन भर में सुनती रहती। अत्यधिक जतन और कोशिश से एक लंबे समय के बाद मैंने पढ़ना लिखना सीख गई। तो यहाँ पे जो रास सुंदरी थी, इन्होंने क्या करा, कितना बड़ा संघर्ष किया। पहले तो इन्होंने कहीं से विद्या प्राप्त नहीं की, इन्होंने खुद से प्रयास किया। वो चैतन्य भागवत में से एक पन्ना लिया, अपने बच्चों की जो ताड़पत्रों में वो जो अक्षर सीखता था वहाँ से एक पन्ना लिया, फिर उन्होंने अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो शब्द होते थे उनसे जोड़ने की कोशिश की। फिर उन्होंने इतनी जतन और कोशिश के बाद पढ़ना लिखना सीख लिया। राजसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का अवसर दिया। राजसुंदरी देवी ने अपने दैनिक जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा है। ऐसे भी दिन होते थे जब वो दिन भर में क्षण भर का विश्राम नहीं मिलता था। इतना समय नहीं है कि वह जरा भी बैठकर कुछ खा लें। अब इसमें हम देख रहे हैं राजसुंदरी देवी और रुकैया हुसैन जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली थी की स्थिति के विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। तो आज के समय में फिर भी लड़कियां स्कूल जा रही हैं। पिछले जो समय था वो तो बहुत ही लड़कियों के लिए अच्छा नहीं था। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है कि हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है और जो भारत में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है, उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या, स्त्री पुरुषों का अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के 40% शिक्षित थे, अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। इसकी तुलना में लड़कियां तथा स्त्रियों को केवल 15% ही भाग शिक्षित था। तो लड़कियों की जो यहाँ पे पढ़ाई की जो यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने की जो प्रतिशत है वो बहुत कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़के व पुरुषों की संख्या बढ़कर 82% हो गई। शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की 65% हो गई। अब 2011 में क्या हुई कि इनकी संख्या बढ़ी, लड़कियों की भी संख्या बढ़ी, लेकिन इतने लड़कों के मुकाबले नहीं बढ़ी। इसका आशय यह हुआ कि पुरुष और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया जो पढ़ लिख सकते हैं, जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है, जैसे कि वो अपना नाम लिख सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को प्रतिशत अधिक है। इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। संबत आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है जो अनुसूचित जाति होती है, जो जनजाति होती हैं, एक तो वो आर्थिक रूप से इतनी गरीब होती हैं कि वो सही से अपने बच्चों को उचित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास खाने के लिए बहुत मुश्किल से मिल पाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के लिए स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। 2011 की जनगणना से ये पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और कम रहती है। कि अनुसूचित जनजाति के से भी नीचे जो अगर हम चलें तो मुस्लिम लड़कियों की जो शिक्षा रहती है ना, वो भी कम, उनको शिक्षा कम दी जाती है। इसलिए मुस्लिम लड़की स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियों के स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं। कि मुस्लिम लड़कियां जो होती हैं वो 3 वर्ष रह पाती हैं स्कूल में, और जो अन्य लड़कियां होती हैं वो 4 वर्ष रह पाती हैं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्गों के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के कारण देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में, नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न तो उचित स्कूल है और न शिक्षक। यदि विद्यालय घर के आसपास ना हो तो लाने और ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था ना हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। तो ये सच बात है, अगर स्कूल घर के पास ना हो, दूर हो, तो कोई भी इतना वो नहीं करेगा कि भाई हमें लड़कियों को लेके जाना है, लड़कियों को घर छोड़ना भी है। तो इससे वो क्या करते हैं कि चलो लड़कियां क्या करेंगी पढ़ के, ये घर ही बैठ जाती हैं। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और कुछ
जिनके पास ये होता है कि चलो हम अपने बच्चों को पढ़ाएँगे भी तो, उनके पास इतने निर्धन होते हैं कि वो खाने का ही मुश्किल से कर पाते हैं। वो अपने सब बच्चों को पढ़ने का खर्च नहीं उठा पाते। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल जाती है कि बहुत से बच्चे इसलिए स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। तो भई जो निर्धन है वो सोचता है कि हमारे 3-4 बच्चे हैं या 5-6 बच्चे हैं तो हम उसमें से पहले सबसे पहले लड़के को पढ़ा देते हैं। तो वहाँ पे लड़के को प्राथमिकता दी जाती है। और बहुत से बच्चे जो होते हैं वो भेदभाव के कारण स्कूल छोड़ देते हैं। मान लो कोई थोड़ा-सा अमीर का बच्चा हो गया क्या या जाति में श्रेष्ठ हो गया कि भई तुम इस जाति के हो या तुम गरीब हो, तो इस तरीके से चिढ़ाते हैं तो इस वजह से भी स्कूल छोड़ने की संख्याओं में बढ़ोतरी हो रही थी। महिला आंदोलन, अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ाने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी जैसे कानूनी सुधार, हिंसा व स्वास्थ्य जहाँ लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है कि ये परिवर्तन कोई अपने आप नहीं आए कि भई लड़कियों के लिए स्कूल खोल दिए, हमने लड़कियों के लिए ये सुविधा दे दी। इन सुविधाओं के पीछे जो है इन औरतों का संघर्ष भी बहुत मायने करता है। देश के विभिन्न भागों में से कई औरतें और कई महिलाओं संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे हुए लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषता इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इसमें चेतना जागृत करती है, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करती है। तो इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई, इसमें ये बताने की कोशिश की गई कि भई जो ये सब बदलाव हुआ ये अपने आप नहीं हुआ, इस बदलाव के पीछे कितना संघर्ष करना पड़ा है महिलाओं को और जो महिलाओं के लिए जो खड़े हुए हैं उनको कितना संघर्ष करना पड़ा है। अभियान, भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। अभियान के फलस्वरूप एक नए कानून भी बने। 2006 में एक कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा का भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जाए कि जिनके अंदर घर में ही उनके साथ मानसिक और शारीरिक हिंसा हो रही है उनकी भी सुरक्षा दी जाए। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर शैक्षणिक संसाधनों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश दिए कि 1997 में भी क्या हुआ कि जो शैक्षणिक स्थानों पे भी महिलाओं के साथ जो यौन प्रताड़ना होती थी उससे भी सुरक्षा के लिए इन्होंने निर्देश जारी किए। एक और उदाहरण देखें तो 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। नवविवाहित युवतियों को अपने पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों द्वारा इस बात की कड़ी आलोचना की गई कि कानून अपराधियों को कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिला सड़कों पर निकली, उन्होंने अदालतों के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया था। वह समाज को एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया, अखबारों में छपने लगा, दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवार को दंडित किया जा सके। तो यहाँ पे इन्होंने कितना सब कुछ किया। तो इसमें भी यहाँ पे बहुत सारे कानून बने, बहुत सारे सुधार हुए। कहाँ पर एक भी कानून नहीं था और कहाँ पर इन्होंने इतने संघर्ष से इतने कानून बने। जागरूकता बढ़ाना, औरतों के अधिकार के संबंधों में समाज में जागरूकता बढ़ाना महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। इन्होंने गीतों के माध्यम से, नुक्कड़ के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, बहुत जरूरी लाइन है कि इन्होंने क्या करा, जागरूकता जो बढ़ाई वो नाटकों के माध्यम से बढ़ाई, गीतों के माध्यम से बढ़ाई, जनसभाओं के माध्यम से क्या बढ़ाई, महिलाओं में जागरूकता बढ़ाई, संदेश पहुंचाया उनके बीच तक, अपने संदेश को लोगों के बीच तक पहुंचाया। विरोध करना, जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाता। लोगों को ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि बहुत असकारात्मक तरीके से करते हैं। मतलब कि ये प्रदर्शन जो करते हैं ना, ये बहुत ही उस तरीके से करते हैं ताकि वो सामने वाला जो कोई भी विरोधी जिस चीज़ के लिए भी विरोध कर रहे हैं वो समझ सके भाई इनका विरोध करने के पीछे का कारण क्या है। बहुत असरकारक तरीके से करते हैं ये ताकि
इनकी भावनाओं, इनके जो विचार हैं वो लोगों तक पहुंच सके। बंधुत्व व्यक्त करना, न्याय के अन्य मुद्दों पर औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करने भी महिला आंदोलन का हिस्सा ही है। जैसे कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्ष को ताज़ा करने के लिए और जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती हैं। 8 मार्च को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है भई महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। हर साल 14 अगस्त को बाघा में भारत पाकिस्तान की सीमाओं पर 1000 लोग इकट्ठे होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ऊपर की तस्वीरों से भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्तियां उठा रही हैं। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर ये अपने जो इन्होंने इतना संघर्ष किया है, वो उस संघर्ष को एक एक दिन को जश्न के रूप में मनाती हैं। जैसे कि 8 मार्च हो गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया, उस 8 मार्च के रूप में ये अपने संघर्ष को याद करके रखती हैं कि भई हमने ये सब किया। तो पहले कहाँ महिलाओं के लिए एक भी शिक्षा नहीं थी, एक भी अवसर नहीं थे, अब कितना सब कुछ बदलाव हो गया। ये बदलाव ऐसे ही नहीं आया, इन लोगों ने संघर्ष किया तो ये बदलाव वहाँ से आया। आपके सीटेट में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा रुकैया से सखावत हुसैन के बारे में पढ़ा, रामाबाई के बारे में पढ़ा हमने, तो राज सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा हमने। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं इनके बारे में पूछ लिए जाते हैं, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, कौन सी उपाधि धारण करी, कौन सी भाषा जानती थी, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। और ये पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। अगर लाइक और सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।